हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस में सेकंड चैप्टर देखेंगे व्हाट इज़ अराउंड अस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सन वो हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। हमें एनर्जी उसमें से ही मिलती है। और हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ, हमारी जो सन है उसकी भी एक फैमिली है, और हमारी जो अर्थ है वो उस सन की फैमिली का एक हिस्सा है। तो हमारी अर्थ किस तरह से बनी ये हम देखते हैं। तो हजारों करोड़ों सालों पहले हमारा जो अर्थ है वो किसी आकाशीय किसी भी घटना की वजह से सन के अंदर से ही बनी हुई हो, वैसा हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थ सन में से ही छुट्टी पड़ी है और उसमें से ही बनी। तो सबसे पहले जब हमारी अर्थ बनी तब वो एक आग का गोला थी, और धीरे धीरे हजारों करोड़ों सालों के बाद, कई सारी प्रोसेस के बाद वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगी। तो जनरली इट इज़ बिलीव दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटेच फ्रॉम द सन आफ्टर द कोलिशंस अर्थ इज अर्थ। तो सामान्य तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि उस कोलिशन के बाद जो सन में से टुकड़ा छूट गया था उसे वही हमारी अर्थ है। एंड एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, और उसके जन्म के समय हमारी जो अर्थ है वो एक फायरबॉल थी कि इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ फायरबॉल, एंड दिस फायरबॉल स्टार्ट टू कूल डाउन स्लोली। और धीरे धीरे ये फायरबॉल है वो कूल डाउन होता गया। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। तो कई सारे जो एलिमेंट्स है वो अर्थ के वो पहले लिक्विड में ट्रांसफर हुए और धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर होते गए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान, द एलिमेंट विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर। तो कि जो एलिमेंट वो सॉलिड में ट्रांसफर हुए उसे हम लिथोस्फीयर कह सकते हैं। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड आर नोन एज हाइड्रोस्फीयर। जो एलिमेंट वो लिक्विड में ट्रांसफर हुए उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड द एलिमेंट विच ट्रांसफॉर्म इनटू गैसेस केम टू बी नोन एज द एटमॉस्फेयर। और जो एलिमेंट वो गैसेस में ट्रांसफर हुए उसे हम एटमॉस्फेयर कह सकते हैं। एंड अबव ऑल, द लिविंग वर्ल्ड विच डेवलप्ड ड्यू टू लैंड, वाटर एंड एयर केम टू बी नोन एज द बायोस्फीयर। और इन तीनों को मिलाकर देखें तो कि जो भी लिविंग क्रिएचर हो, जहाँ पर भी हमें लिविंग क्रिएचर जैसे कि लैंड, वाटर और एयर में हमें जो जीवन देखने को मिलता है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। एंड इन दिस वे द 4 स्फीयर्स केम टू एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। और इस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर 4 स्फीयर वो बने। सबसे पहले देखते हैं लिथोस्फीयर। तो द स्फीयर ऑन विच वी लिव इज नॉन एज द लिथोस्फीयर। तो वो स्फीयर, वो हिस्सा जहाँ पर हम रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो मीन्स रॉक्स एंड स्फीयर्स मीन्स लेयर। तो लिथो का मतलब होता है रॉक यानी कि पत्थर, एंड स्फीयर्स मीन्स लेयर। तो लिथोस्फीयर इन शॉर्ट यहाँ कहे तो कि जहाँ पर हमें ज़मीन देखने को मिलती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक। तो हमारे अर्थ के ऊपर वाला जो लेयर है वो सॉलिड मटेरियल और सॉइल से बना हुआ है, जैसे कि पत्थर से। Approximately 29% of the surface of the earth is covered with lithosphere। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ का 29% हिस्सा है वो इसी लिथोस्फीयर से कवर है, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर 29% ज़मीन है। एंड दिस लेयर इज ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो लेयर है वो 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक मोटा है। एंड द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ। तो ये मोटाई हम देखें तो अर्थ के सभी हिस्सों पर एक समान नहीं होती। कई हिस्सों पर थोड़ी कम मोटाई होती है, कई हिस्सों पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें एक पिक देखने को मिल रहा है जहाँ पर हम चारों स्फीयर को देख रहे हैं कि देखो एटमॉस्फेयर यानी कि गैसियस फॉर्म, यानी हवा ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा आसमान की तरफ वाला उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, क्योंकि मोस्टली गैसेस हमें वहाँ पर ही देखने को मिलती है। फिर बायोस्फीयर यानी कि जहाँ पर हमें जीवन देखने को मिलेगा उसे बायोस्फीयर कहते हैं। फिर
हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ पानी हमें देखने को मिलता है वो हाइड्रोस्फीयर, एंड लिथोस्फीयर की जहाँ पर ज़मीन है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। सिमिलरली दिस इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डू नॉट हैव आइडेंटिकली फिजिकल फीचर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स है वो सभी जगह पर आइडेंटिकली एक समान नहीं है, यानी अलग अलग है। तो इट इज़ मोस्टली मेड अप ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉइल एंड रॉक। तो ये मोस्टली हम देखें तो हमारा जो लिथोस्फीयर है वो किससे बना हुआ है, सॉइल और रॉक से। एंड लैंड फॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेटोस, प्लेन एंड वैली आर सीन ऑन द लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में हमें कौन से लैंड फॉर्म देखने को मिलेगी, माउंटेन, प्लेटोस, प्लेन एंड वैली। तो ये सभी चीज़ें लिथोस्फीयर में आती हैं। एंड द अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर में जाएंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। द मोल्टन रॉक्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नॉन एज मैग्मा। तो जो पिघलते हुए पत्थर हमारे अर्थ के इंटीरियर हिस्से में है, अंदरूनी हिस्से में, उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। देयर आर मैनी गैसेस प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो हमारे अर्थ के इंटीरियर में यानी हमारे अर्थ के नीचे वाले हिस्से में कई सारे ऐसे गैसेस मौजूद है। एंड विच राइज अप विद द प्रेशर एंड हीट। जो हम एक मीन्स प्रेशर और हीट के साथ ऊपर आने की कोशिश करते हैं। बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल स्ट्रॉन्ग। पर जो हमारा ऊपर वाला सरफेस है उसका प्रेशर भी इक्वली नीचे वाले प्रेशर के जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे क्या होता है कि बैलेंस बिटवीन द टू इज मेंटेन। की जो ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से में जो बैलेंस होता है वो मेंटेन हो जाता है, यानी कि नीचे वाला जो मैग्मा होता है वो ऊपर नहीं आ सकता है। सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट ब्रेक। जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर होता है, जो क्रस्ट होता है, वो टूटता नहीं है। एंड व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन, और जहाँ पर इन दोनों चीज़ों का बैलेंस मेंटेन नहीं होता, द क्रस्ट ब्रेक एंड वोल्केनो इरप्ट। तो वहाँ पर अर्थ का जो लेयर है उसका क्रस्ट टूट जाता है और वहाँ से वोल्केनो इरप्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कि ज्वालामुखी फटा। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। इट इंक्लूड्स द ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। तो हाइड्रोस्फीयर यानी हम हाइड्रो यानी कि पानी, इससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ पानी होगा वो सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी, जैसे कि ओशियन, सी, लेक, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम एटसेट्रा। यानी कि जहाँ पर पानी हमें देखने को मिलता है डेट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एरिया ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। तो जो अर्थ के ऊपर हम देखें तो तकरीबन 70% जो एरिया है वो हाइड्रोस्फीयर से बना हुआ है। तो इससे हम कह सकते हैं कि लैंड से ज़्यादा पानी अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलता है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो देखें तो तकरीबन 71% जो अर्थ का सरफेस है वो हाइड्रोस्फीयर यानी पानी से घिरा हुआ है, और बाकी 29% ही लैंड है। A water body in hydrosphere that carries a huge amount of water is known as oceans। तो ऐसे वाटर बॉडी जिसमें ह्यूज अमाउंट पानी ह्यूज अमाउंट में होता है उसे कहते हैं हम ओशियंस। एंड दिस ओशियंस आर द पैसिफिक ओशियन, द एटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। और ये ओशियन मेनली 4 ओशियंस है हमारे, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक ओशियंस। ऑल दिस ओशियंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो देखें तो सभी जितने भी महासागर है ओशियन से चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है। द वाटर बॉडीज क्लोज टू द लैंड आर नॉन एज सी बेस, स्ट्रेट, गल्फ एटसेट्रा। तो ऐसे पानी के ऐसे स्रोत जो ज़मीन से मिलते हैं वैसे वाटर बॉडीज़ को हम या तो सीज कहते हैं, बेस कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं या फिर गल्फ कहते हैं। द ओशियंस ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। तो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी समंदर है वो बड़े बड़े और गहरे हैं। वैली विथ डेप्थ ऑफ 10 to 11 किलोमीटर्स आर लोकेटेड एट देयर बॉटम। तो हम देखें तो कई जगह पर समंदर 10 से 11 किलोमीटर गहरा होता है। द ओशियंस बेड्स हैव सिमिलर फीचर्स लाइक दैट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो समंदर के अंदर भी जैसा सरफेस हमें अर्थ के ऊपर देखने को मिलता है, जैसे कि पेड़ पौधे, लिविंग क्रिएचर, वो सभी
ओशन के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, प्लेटोज, वास्ट प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। तो समंदर के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ है, प्लेटोज है, वास्ट प्लेन है और वैलीज भी है। ओशन कंटेन्स 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो हमारे अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी वो हमें अकेले ओशन में देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स। तो इसमें से देखिए जो बाकी 3% बचे उसमें से 1/3 जो परसेंट है वो आइस कैप यानी कि बर्फ़ की शिलाओं में तब्दील हो गया है हमारा पानी, एंड ग्लेशियर्स। तो बड़े बड़े ग्लेशियर और आइस कैप में ये जो दूसरा पानी है वो कैप्ट हो गया है। एंड एट पोल्स, हिमालयस एंड अदर माउंटेन्स। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको बर्फ़ देखने को मिलता है वहाँ पर ये पीने लायक जो दूसरा पानी है वो हमें देखने को मिलेगा। सम वाटर इज एक्यूमुलेटेड इन द लेक्स एंड सम फ्लो इन रिवर्स। तो थोड़ा पानी हमें लेक्स में और थोड़ा पानी हमें नदियों में बहता हुआ देखने को मिलता है। एंड सम स्टोर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और कुछ पानी ऐसा है जो हमें अर्थ के अंदर भी देखने को मिलता है, जो स्टोर हो गया है अर्थ के अंदर, एंड जिसे हम ग्राउंड वाटर के तौर पर जानते हैं। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल वाटर इज लेस। तो पीने लायक पानी का जो अमाउंट है वो काफ़ी कम है। फ्रेश वाटर इज प्रेशियस। और जो पीने लायक पानी है वो काफ़ी प्रेशियस होता है, काफ़ी महंगा होता है, कीमती होता है, इसीलिए हमें उसका यूज़ सोच संभल कर करना चाहिए। दिस फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और ये जो पीने लायक साफ पानी है वो सभी लिविंग क्रिएचर को जीने के लिए रिक्वायर है। द मॉइस्चर ऑफ रेन विच इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर केम फ्रॉम द ओशंस ओनली। तो जो मॉइस्चर बारिश लाने के लिए ज़रूरी होता है, जो पीने के पानी का मेन सोर्स है, वो हमें कहाँ से मिलता है? ओनली ओशन में से। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब ओशन का पानी इवापोरेट होकर ऊपर जाता है, फिर उसमें से बादल बनता है और फिर उसमें से फ्रेश वाटर के रूप में बारिश नीचे गिरती है। वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, सॉल्ट्स, फिशेस एक्सेट्रा आर फाउंड इन सी। तो हमें समंदर के अंदर कई ऐसे कि कीमती मिनरल्स, सॉल्ट्स, फिशेस, केमिकल्स, ये सभी समंदर के अंदर से हमें मिलते हैं। एंड एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द लैंड, इन द सम वे द सीज एंड ओशंस हैव एक्वेटिक लाइफ इनसाइड देम। तो जिस तरह के हमारी ज़मीन के ऊपर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे जी रहे हैं, उसी तरह से समंदर और ओशन के अंदर भी एक्वेटिक लाइफ हमें देखने को मिलती है। The tremendous force of waves, tides and currents of oceans potential sources of generating electricity। तो ये जो समंदर में से बड़े बड़े वेव्स, टाइड्स और करंट निकलते हैं वो उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। बिसाइड दीज ओशियंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटर। और इस सब के अलावा ये जो बड़े बड़े समंदर है, महासागर है, वो हमें एज अ वाटरवे के तौर पर भी यूजफुल है।